तस्वीर में दिख रहा है शख्स राजकुमार है। एक नाबालिग बच्ची के साथ उत्पीड़न करने के मामले में जेल में गया था, लेकिन मात्र 1 या 1.25 महीने के अंदर जेल से बाहर आ जाता है। और जेल से बाहर आने के बाद ये एक के बाद एक 6 कत्ल करता है उस नाबालिग बच्ची का, जिसने इसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। उस नाबालिग बच्ची को ये हैवान राजकुमार घर से किडनैप करके अपनी कार में एक नदी के पास ले जाता है और वहां पर जो है एक के बाद एक कई चाकू से वार करता है। साथ ही उस नाबालिग बच्ची की मां और नानी का कत्ल करता है और इन सब के बाद अपनी बीवी और 2 मासूम बच्चे, जिनकी उम्र, बड़े बेटे की उम्र 4 साल और छोटे बेटे की उम्र मात्र 1.5 साल थी, उन्हें भी मौत के घाट उतार देता है। अब यहाँ पर इस केस में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि जिस आदमी के ऊपर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है वो 1 सवा महीने के अंदर जेल से कैसे छूट जाता है। और साथ ही नाबालिग बच्ची के मामा ने यह आरोप लगाए हैं कि जब ये जेल में जा रहा था उसी वक्त इसने हमारे परिवार को धमकी दी थी कि जेल से छूटने के बाद तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है, जहां पर नाबालिग बच्ची और उसकी मां का इसने कत्ल कर दिया है। उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी और एक छोटी बहन है जो एक स्पेशल चाइल्ड है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये उठता है कि ठीक है, मान लेते हैं कि राजकुमार के मन में जो है उस नाबालिग बच्चे, उसके परिवार के खिलाफ नफरत पैदा हो रही थी, लेकिन उसने अपनी बीवी और 2 मासूम बच्चों को क्यों मौत के घाट उतारा है, उनका मर्डर क्यों किया है, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। और जब आप पर्दे के पीछे की कहानी जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरा मामला तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले का है, जहां पर राजकुमार, जो इसमें मुख्य आरोपी है, जब वो 12th क्लास में था, वो ट्यूशन पढ़ने जाता था सरिता नाम की लड़की के पास, और सरिता से राजकुमार को प्यार हो जाता था। सरिता के परिवार ने बताया कि राजकुमार ने उनकी बेटी को प्यार के जाल में फंसाया और शादी करने का एक तरह से विचार बना लिया। और जब ये बात सरिता के परिवार को पता चलती है तो राजकुमार और सरिता, जो राजकुमार से 6 साल बड़ी थी, वे अपनी परिवार की गैर रजामंदी शादी रचा लेते हैं। शादी होने के बाद राजकुमार कुछ कर नहीं पाता है और वो कैब ड्राइवर बन जाता है। लेकिन यहाँ से असली कहानी शुरू होती है, कहानी में ट्विस्ट आता है। राजकुमार एक तरह से शराब और जुए का बहुत बुरा जो है, एक तरह से उसे लत लग चुकी थी और करीबन 2 करोड़ रुपए उस पर कर्ज हो चुका था। वो कई फ़ोन और करीबन 16 सिम इस्तेमाल करता था, ऑनलाइन बैटिंग करता था। और जब ये बात सरिता को पता चलती, सरिता ने राजकुमार को कई बार जुए से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन राजकुमार निकलने को तैयार नहीं था। अपनी बीवी से भी झगड़ा करता था, मारपीट करता था, यहाँ तक कि राजकुमार अपने परिवार को धमकी देता था, उनसे पैसे मांगता था कि मेरे ऊपर कर्ज हो चुका है, मुझे कर्ज लौटाना है। परिवार वाले कहते थे कि तू जुआ खेलता है, हम उसके लिए तुझे पैसे नहीं दे सकते। तो राजकुमार अपने परिवार को, अपने माता पिता को धमकी देता था कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं इस दुनिया से बहुत दूर चले जाऊंगा। यहाँ तक कि उसने पिछले साल अक्टूबर के महीने में अपनी जान लेने का भी प्रयास किया था। लेकिन परिवार जो है ज़मीन बेच देता है, पुश्तैनी ज़मीन बेच देते हैं और जो इसका जो कर्जा था वो कर्जा कुछ चुका देते हैं। यहाँ तक कि जो ज़मीन राजकुमार के हिस्से में आती थी वो राजकुमार ने अपने परिवार को बिना बताए ही जो बेच दी थी। और सामने जांच पड़ताल में ये निकल कर आया है कि उसके ऊपर लगभग 2 करोड़ रुपए का कर्ज था। अब यहाँ पर सरिता अपने पति के जुए की लत से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी और उसे तलाक लेना चाहती थी, लेकिन राजकुमार उसे तलाक नहीं देना चाहता था, और जिसके चलते जो रोज़मर्रा में मियाँ बीवी में झगड़े होते रहते थे। अब इसी बीच जो पड़ोस में रहती थी एक 17 साल की बच्ची, 12th क्लास में पढ़ती थी, उसके ऊपर जो है राजकुमार की नज़र थी, उसका पीछा करता था, उसको हैरेस करता था, उसका उत्पीड़न करता था। अब जब ये कंप्लेंट जो है उस नाबालिग बच्ची ने अपने परिवार को बताई तो परिवार ने पुलिस में कंप्लेंट की और 15 मई 2026 को ये मामला दर्ज होता है, जहां पर पोक्सो एक्ट के तहत राजकुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। लेकिन पुलिस की छानबीन कर रही थी, ढूंढ रही थी, लेकिन वो फरार हो चुका था। यहाँ पर जो नाबालिग बच्ची के मामा है उसने आरोप लगाए हैं कि परिवार वालों को ये पता थी कि राजकुमार कहाँ है, लेकिन कोई भी बताने को तैयार नहीं था। इसके बाद पुलिस छानबीन कर रही थी और 26 मई को उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब 26 मई से वो पुलिस कस्टडी में था, उसके बाद जो उसे जेल में भेजा जाता है और वहाँ पर जो 8 जुलाई को उसको रिहा कर दिया जाता है, जमानत पर उसे मिल जाती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि एक आदमी के ऊपर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है, नाबालिग बच्ची ने कहा है कि मेरा पीछा करता था, हैरेस करते थे मुझे, और उसके बाद भी जो है उसको 1 सवा महीने में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जो तर्क सामने निकल कर आता है कि वो ये है कि जो पोक्सो एक्ट
की धारा 11 है उसके तहत ही मामला दर्ज किया गया है, जहां पर यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे का यौन उद्देश्य से पीछे करता है, अश्लील इशारे करता है, अनुचित बातें करता है या कोई ऐसा व्यवहार करता है जिससे बच्चे का यौन उत्पीड़न होता है, तो ये धारा लागू होती है। और साथ ही धारा 12 में सजा का प्रावधान है, जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल की सजा है और इसके अलावा जो है जुर्माना भी हो सकता है। अब इस केस में अदालत को ये लगा कि ये मामला जो है वो इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा अपराध नहीं, जिसके चलते जो है 20,000 के पर्सनल बॉन्ड के तहत जो उसे रिहा कर दिया जाता है, यानी उसे बेल मिल जाती है। लेकिन कुछ एक तरह से टर्म्स और कंडीशन थे जहाँ पर वो एक तरह से शहर नहीं छोड़ सकता था, साथ ही शर्तों का पालन करना था कि जब भी उसे अदालत में बुलाया जाएगा तो उसे आना पड़ेगा, इस तरह की जो शर्तें थी। अब यहाँ पर जो है 20,000 का पर्सनल बॉन्ड के तहत उसे रिहा कर दिया जाता है। 8 जुलाई को उसकी जमानत हो चुकी थी और क्योंकि एक तरह से उसके मन में जो है उस नाबालिग बच्ची, उसके परिवार के खिलाफ जो है नफरत थी और 10 जुलाई को शाम के वक्त में उस नाबालिग बच्ची घर पर जाता है। सबसे पहले वो उसकी माँ का कत्ल करता है, फिर उसकी नानी का कत्ल करता है और फिर नाबालिग बच्ची को पास की नदी में ले जाता है और वहाँ चाकू से एक के बाद एक कई वार करता है और उसे भी मौत के घाट उतार देता है। और इसके बाद जो है वो अपने घर जाता है, अपनी बीवी और 2 मासूम बच्चों का भी जो है उन्हें भी मौत के घाट उतार देता है। किस तरह से जो उनको मारा है अभी तक के सामने नहीं निकल कर आया है, लेकिन ये 6 मर्डर करने के बाद ये आरोपी अपने पिता को कॉल करता है और कहता है कि मैं भी इस दुनिया को अब छोड़ने जा रहा हूँ और मैं इस दुनिया से एक तरह से मेरा जो दिलचस्पी है वो ख़त्म हो चुकी है। परिवार वाले इसके बाद कॉल मिलाते रहते हैं लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता, क्योंकि फ़ोन जो उसने एयरप्लेन मोड पर डाल दिया था। अब जो है यहाँ पर पता चला है कि उसने कीटनाशक दवा जो खाकर खुद की भी जान ले ली थी। लेकिन उससे पहले एक 2-2.5 मिनट का वीडियो बनाया था जहाँ पर उसने कहा था कि मैंने नाबालिग बच्चे और उसके परिवार को इसलिए मारा है क्योंकि जो मेरे ऊपर कर्जा हो गया था उनके चलते हुआ है और मेरी जो दिलचस्पी थी वो ज़िंदगी को लेकर ख़त्म हो गई थी। साथ ही उसने कहा है कि मेरी बीवी तलाक लेना चाहती थी और इसलिए मैंने उसको मारा है, और जो 2 मेरे बच्चे थे मैंने उनको इसलिए मारा है क्योंकि जो ज़मीन थी जो उनके हिस्से आनी थी आगे चलकर, जिसमें वे काम कर सकते थे कुछ, वो मैंने बेच दिया क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था और आगे चलकर उन्हें गरीबी में जीना पड़ेगा, जिसके चलते जो है मैंने उन्हें भी मौत के घाट उतार देता। ये 2-2.5 मिनट का वीडियो जो है राजकुमार ने अपनी मौत से पहले बनाया था। और उसके बाद जो है तेलंगाना के रंगारेड्डी यहाँ पर ज़िले में काफ़ी प्रदर्शन होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं और नाबालिग बच्ची के जो परिवार वाले हैं, खासकर मामा, पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाते हैं और कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं कि 1 महीने के अंदर कैसे जो है आप पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुए जिस आरोपी पर आप उसे छोड़ देते हैं। और उसके बाद क्योंकि हमने पहले बताया था कि वो धमकी देकर गया था कि पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा, और होता भी कुछ ऐसा है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। काफ़ी धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा था। अब पुलिस जो है जाँच पड़ताल कर रही थी और जो आरोपी था क्योंकि पुलिस को ये पहले पता नहीं था कि उसकी मौत हो चुकी है, तो उसके सर्च को लेकर जो है करीबन 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही थी। फिर पुलिस को जो संदिग्ध लाश मिलती है, कुछ लोग सूचना देते हैं जहां पर उस व्यक्ति की यानी राजकुमार की लाश मिलती है, उसकी संदिग्धता शिनाख्त की जाती है क्योंकि पुलिस को पता था कि इंसिडेंट वाले दिन उसने कौन से कपड़े पहन रखे थे और वही कपड़े उसकी लाश में मिलते हैं। साथ ही उसके परिवार वाले आते हैं तो उनसे शिनाख्त की जाती है, जिसके बाद ही मामला खुलता है। अब यहाँ पर साथ ही उसके पास एक फ़ोन मिला जो एयरप्लेन मोड पर था, 1260 रुपये का कैश मिला है और एक कीटनाशक दवाई की साथ ही पास में ही बोतल मिली है। और इस मामले में जो आरोपी था उसने अपनी जान खुद ही ले ली थी। बाद में कुछ ऐसा होता है। पुलिस ने करीब 12 टीम बनाई थी आरोपी राजकुमार को पकड़ने के लिए, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिलती है एक पास के इलाके में, जंगल के इलाके में, जहां पर पता चलता है कि उसने कीटनाशक दवा का सेवन करके इस दुनिया को वो छोड़कर चला गया है। लेकिन पुलिस आगे की जांच पड़ताल करने के लिए उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये पुष्टि होगी कि आखिर किस तरह से जो है वो राजकुमार की मौत हुई है। लेकिन ये जो केस था, जो कहानी थी, बहुत ही खतरनाक थी, जहां पर एक पोक्सो एक्ट के तहत जो आरोपी था वो 1-1.25 महीने के अंदर जेल से बाहर आता है, जिससे शराब और जुए की बहुत बुरी लत थी। करीब 2 करोड़ रुपए का उसके ऊपर कर्ज था। ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग का बहुत बड़ा एक आदी बन चुका था और साथ ही कई फ़ोन और 16 सिम का इस्तेमाल करता था, जो अपनी बीवी से झगड़ता था, जिसकी बीवी उससे तलाक लेना चाहती थी, और जेल से छूटने के बाद वो एक के बाद एक 6 कत्ल कर देता है। इस मामले में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।